अस्सलाम वालेकुम यर्स, मैं मोहम्मद यासीन फ्रॉम जीसी ओकाड़ा एक दफ़ा फिर आपके साथ आज मैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री को इसी तरह से हम एक सीक्वेंस में, जिस तरह पीटीबी की बुक में है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक होती है, उसी सीक्वेंस से कोशिश करेंगे जिस तरह से टॉपिक लिखे हुए हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा जो एक मेजर पार्ट होता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, उसको हम पहले से डिस्कस करेंगे। तो उसमें ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि उसको ज़रा इजी वे में आप तक जो है वो ये टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसको एक्सप्लेन करूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर 7 से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। तो चैप्टर 7 में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, फिर हम आते हैं उसकी केमिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी ओरिजिन के हवाले से अबाउट अर्ली केमिस्ट 200 years ago ये कॉन्सेप्ट था अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको क्लासीफाई किया गया है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो ओरिजिन है, ओरिजिन मीन जिससे वो हासिल होते हैं, जहाँ से वो निकाले जा रहे हैं, जो उनका सोर्स है। तो आपको पता है जो सोर्स है वो दो किस्म का था। एक तो था लिविंग थिंग्स, जिसमें क्या चीज़ें आती हैं जी, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक, माइक्रोब्स वगैरह, वो सारे इसी में आते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स। और दूसरा है नॉन लिविंग, इसमें सारे मिनरल्स वगैरह इसमें आए जो हमें ज़मीन से हासिल होते हैं। तो इस बेस पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिफ्रेंशिएट किया गया था कि जो लिविंग थिंग से हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक है, और जो नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते हैं वो इनऑर्गेनिक। शुरू में केमिस्ट जो थे उन्होंने ये भी कोशिश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार किया जा सके। अब चूंकि इतना ज़्यादा वो फेमिलियर नहीं थे चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से, कंडीशन से, तो उनका ये कॉन्सेप्ट हुआ जब उन्होंने कुछ कोशिश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार करें और उसमें वो बार बार फेल होते गए, तो उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया। एक वहाँ उस दौर में एक थ्योरी पैदा हो गई। वो थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बताया गया कि एक कॉन्सेप्ट है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए एक खास कुदरती ताकत होती है। वाइटल फोर्स, ये वर्ड ही वो बता रहा है कि एक खास ताकत होती है जो कि उनके मुताबिक जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है, प्लांट्स और एनिमल्स में वो फोर्स है। और यही वजह है कि उस फोर्स के तहत ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो तैयार कर लेते थे, उनकी बॉडी में तैयार हो जाते थे। लेकिन ये फोर्स चूंकि बाहर नहीं है कहीं, या हम उसको लेबॉर्ट्री में जनरेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू देयर आइडिया, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार भी नहीं किया जा सकता। तो इस थ्योरी में ये कहा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी
prepared in laboratory. According to their idea, according to vital force theory, ये एक बात आम हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में आप तैयार नहीं कर सकते। तो इसके बाद ये जब ये एक बात आम हुई तो उसके बाद लोगों ने इसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने इसको तैयार करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन बाद में एक पर्सन था फ्रेडरिक वोलर, वो एक काम कर रहा था अमोनियम सायानेट पे। अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक केमिकल है, ये याद रखें, ओरिजिन के लिहाज से ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है। उस पे काम कर रहा था, इसको उसने हीट किया, इस पे काम किया तो उससे एक कंपाउंड हासिल हुआ, ये जिसको हम यूरिया कहते हैं। जब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो ये कंपाउंड था ऑर्गेनिक। अब वो बात जो यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी में की गई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, वो सिर्फ इसके अंदर पैदा होते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे उनको नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा कर दिया गया, उससे ये पैदा हो गए, तो लिहाजा वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड, या हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। कैसे रिजेक्ट की? अमोनियम साइनाइड मैमल्स के यूरिन में एक केमिकल होता है, जब इसको हीट किया गया तो उससे यूरिया हासिल हुआ जो कि ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज रखता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसके बाद जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लेबोरेटरी में तैयार कर लिया गया तो उसके बाद केमिस्ट ने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया, इस पे काम करना शुरू किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार करना शुरू किया। और उसके साथ आज अगर आप देखें उस वक्त से लेके मौजूदा दौर तक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिंथेसाइज भी किए जा चुके हैं, उनको स्टडी किया जा चुका है, एनालाइज किया जा रहा है और आए दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। आए दिन जो है कोई ना कोई नई चीज़ उसका डेरिवेटिव जो है वो हासिल होते जा रहे हैं। तो ये था चंद एक उसकी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री के हवाले से। अब बातें हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। जब हम इसकी इस तरह से इसकी स्टडी को लेके आते हैं तो हमें पता चलता है, या आज तक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने स्टडी किए हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तकरीबन तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन उनमें मौजूद होता है। तो एक तो कार्बन मौजूद है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कुछ ऐसे हैं कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसको आप एक्सेप्शन में कह लें, कार्बोनेट्स वगैरह हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये ऐसे हैं, या H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर कार्बन मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। दूसरी चीज़ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें मिली वो थी हाइड्रोजन। एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कुछ नॉट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमें नाइट्रोजन भी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है। तो इसके बने ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये है कि सब में कार्बन लाजमी मौजूद है। तो लिहाजा अब जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओरिजिन के लिहाज से डेफिनेशन की गई थी उसको मॉडर्नाइज किया गया और उसको रीडिफाइंड किया गया। रीडिफाइंड इस तरह से किया गया कि आज हम कहते हैं कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स।
कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब इसमें भी अगर थोड़ा सा देखें तो डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होगा। अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं डिराइव करना, किसी से अखज कर लेना चीज को। एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन की एक चेन होगी, थोड़ी छोटी होती है, बड़ी होती है, उसके अंदर कुछ मेन स्केलेटन कार्बन का होगा, मेन उसकी चेन जो होगी वो कार्बन की होगी, उसके साथ कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया जाता है, कुछ रिप्लेसमेंट कर दी जाती है, कुछ अरेंजमेंट बदल दी जाती है, उससे एक नया कंपाउंड आ जाता है। वो जो नया कंपाउंड है वो चूंकि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव किया गया है, इसलिए उनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको कलेक्टिवली हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जी, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर क्या कहेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। या आप इसको उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये था जनरल सा थोड़ा सा इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड डेफिनेशन तक हम कैसे पहुंचे इसके हवाले से। आज अभी हम जो नेक्स्ट इसमें देखेंगे वो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा जो ये इसमें बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मतलब है, हम इन फीचर्स में, फीचर्स कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स या आप ये कह लें कि प्रॉपर्टीज, वो चंद प्रॉपर्टीज जिसकी बेस पे हमने एक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करना है, वो क्या है। या आप ये कह लें कि किस बेस पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी पहचान है। जो हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो तकरीबन जनरली तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होती हैं। अब ये भी याद रखें कि इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, कि किसी में वो प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, किसी में कम हो, कोई डिफरेंस एक दूसरे से ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज़रूर होगा, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सेपरेट जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं उसका मौजूद होना, वो है पेकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। पेकुलियर बोलते हैं अलग थलग, इनफरादी, जो कार्बन का बिहेवियर है। कार्बन का बिहेवियर क्या है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स। आपको पता है जब भी जितने भी हम इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कार्बन के जितने भी बॉन्ड हम देखें तो वो कितने हैं, 4 बॉन्ड बनाता है। और ये 4 बॉन्ड में से वो किसी 2 के साथ भी 2 बॉन्ड करके बना सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, एक जो है वो सिंगल बॉन्ड जो है उसके जरिए सबके साथ जुड़ सकता है। दूसरी चीज, कार्बन के दरमियान जो बॉन्डिंग है, कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाता है, वो फिर आगे तीसरे के साथ, फिर आगे चौथे के साथ। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, एक टर्म इस्तेमाल होती है, दैट इज, इसकी बेस पे वो है कैटिनेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। कैटिनेशन क्या होता है जी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन एटम का एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बनाना, इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। और कैटिनेशन ये कार्बन की प्रॉपर्टी है। और आज बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें पता है तो उसके मेन वजह कार्बन का कि ये प्रॉपर्टी है
क्योंकि ये 2 कार्बन होंगे आपस में जुड़े होंगे और कंपाउंड होगा, 3 कार्बन आपस में जुड़े होंगे और कंपाउंड होगा, 4 कार्बन आपस में जुड़े होंगे और कंपाउंड होगा, थाउजेंड्स की फॉर्म में वो चले जाते हैं। बड़े बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल, बड़े बड़े पॉलीमर, बड़ी लंबी लंबी चेन कार्बन की जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये एक मेन प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि उसमें कार्बन जो है वो आपस में लिंक्ड होता है, सेल्फ लिंकिंग हुई होती है, और सेल्फ लिंकिंग को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। उसके बाद जो दूसरा है वो है नॉन आयनिक करैक्टर। नॉन आयनिक करैक्टर क्या होगा? थोड़ा सा इसको हम पोलैरिटी की सेंस में देखेंगे। आपको पता है कोई भी बॉन्ड पोलर कब होता है? उसके पोलर होने की वजह 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना है। अब इसमें जो एटम मौजूद हैं जिनसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है वो कौन से हैं? एक तो है जी कार्बन, अभी जो हमने बात की। दूसरा उसके साथ क्या आता है? हाइड्रोजन। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, बाकी उनके डेरिवेटिव हैं, लेकिन ये मेन है। अब या तो इसमें कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग हुई होती है या इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई होती है। इन दोनों केसेस में ये तो दोनों है ही एक जैसे, लिहाजा जितना ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही इसकी होगी। ये ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ना इसमें से किसी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना किसी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये तो क्लियर है कि ये सिमिलर एटम है और सिमिलर एटम के दरमियान जो है वो चार्जेस नहीं पैदा होते ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या आप ये कह लें कि ड्यू टू 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बट कार्बन और हाइड्रोजन में थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन वो इस हद तक डिफरेंस नहीं होता कि हम इस बॉन्ड को पोलर कंसीडर करें। थोड़ी सी इसमें होती है लेकिन इस हद तक नहीं होता कि हम उसको जैसे हम बाकी पोलर बॉन्ड्स या पोलर कंपाउंड की बात करते हैं वो। तो इस वजह से इसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है नॉन आयनिक करैक्टर। मतलब इनके अंदर चार्जेस नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं। पोलर कंपाउंड ये नहीं होते बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी लेस। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इसका फीचर है वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में आप देखते हैं ये पिछले ग्रेड में आप पढ़ के आए हैं 10th में कि ये सीरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? सीरीज, या जिसको आप होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। उस फॉर्म में ये अरेंज हुए होते हैं। मसलन आपने ये पढ़ा है जी अल्केन्स होते हैं, दूसरी इसकी क्लास है अल्कीन्स, तीसरी क्लास है अल्काइन्स, सो ऑन। अब अल्केन्स के एक कार्बन से लेके मैनी कार्बन तक कंपाउंड मौजूद है, और जितने भी अल्केन हैं दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज उनकी जो केमिकल नेचर है, जो बॉन्डिंग है, वो तमाम अल्केन में एक जैसी होती है। केमिकल नेचर उसकी बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही होती है, और बॉन्डिंग सब अल्केन में सेम है। इसलिए ये सारे, चाहे वो 1 कार्बन वाला अल्केन हो, 2 वाला हो, 3 वाला हो, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली होंगी वो सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा जो है वो डिफरेंस आता है, मैस बढ़ रहा होता है, कार्बन एटम बढ़ रहे होते हैं, तो उससे वो वेरिएशन आती रहती है। इसी तरह अल्कीन्स एक दूसरी क्लास है, इसके तमाम जो कंपाउंड्स होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। इसी तरह अल्काइल्स, उसके सारे कंपाउंड जो हैं वो आपस में सिमिलर होंगे। तो इट्स मीन ये जो एक ग्रुप सीरीज बनी है जो कि होमोलॉगस सीरीज है, ये आपस में बिहेवियर में सिमिलर होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम चलते हैं कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नेक्स्ट हमारा है इसका फीचर,
कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी कंप्लेक्सिटी से क्या मरा है? अक्सर हम कहते हैं जी फलां चीज बड़ी कम्प्लेक्स है, मतलब पेचीदा सी है। अब पेचीदा सी कैसे है? आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में अक्सर आप फार्मूले लिखे हुए होते हैं, स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। अगर हम किसी दूसरे, चाहे वो बहुत किसी दूसरे सब्जेक्ट का बंदा हो, तो उसको कहते, वो कहते बड़ा अजीब सा है। जैसे एक इस तरह से आप एक फार्मूला को रिप्रेजेंट कर देते हैं बेंजीन को, उसके साथ इधर उधर कई सारी लाइनें ऐसे ही लगी होती हैं। तो ये थोड़ा सा आम देखने के सेंस में कम्प्लेक्स सा होता है। या इसको अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आम जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो या मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम कम होते हैं, लेकिन ड्यू टू द नेचर ऑफ द कार्बन कैटिनेशन, कार्बन एटम बहुत सारे आपस में जुड़ सकते हैं और कहीं पे सिंगल बॉन्ड, कहीं पे डबल बॉन्ड, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, चेन बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं। तो इस बेस पे बहुत कम्प्लेक्स कंपाउंड भी हासिल होते हैं। अगर हम कम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इसको देखें तो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल की शक्ल में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे लिपिड्स हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर जो होती है वो आम दूसरे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उससे ज़रा कॉम्प्लेक्स होती है। इसके बाद हम चलते हैं जी आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या है जी? जी ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म क्या है? एक फिनोमेना जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। अब इसका क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिससे ओवरऑल उस कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूला वो है जिसमें एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब आइसोमेरिज्म ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंपाउंड एक होगा, फॉर एग्जांपल C5H12 है, ये एक कंपाउंड है, पेंटेन इसको बोलते हैं। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसकी एक स्ट्रक्चर ऐसे लिखी जा सकती है CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। अगर इसकी एक दूसरी फॉर्म देखी जाए तो वो इस तरह से है CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब दोनों में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। इसी तरह से इसकी एक और स्ट्रक्चर भी लिखी जा सकती है, वो क्या है कि CH3 ऊपर आ जाएगा, एक CH3 नीचे आ जाएगा। तो ये भी क्या है? वही पेंटेन ही है लेकिन इसमें उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये एक्चुअली वजह इसकी कार्बन ही होती है। कार्बन एक से ज़्यादा कार्बन के साथ जुड़ सकता है, तो वो चाहे तो सीधी चेन बना ले, चाहे वो उससे आगे ब्रांच बनती जाए। ये था आइसोमेरिज्म के बारे में। दो प्रॉपर्टी इसके बाद इसकी रह गई हैं, वो है, एक है जी रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और दूसरा है सॉल्युबिलिटी। रेट ऑफ रिएक्शन में जी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कितनी स्पीड से कोई भी कंपाउंड या कोई भी जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, उनकी स्पीड कितने टाइम में कितनी चेंज आ रही होती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चूंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है,
एक तो ये है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग से होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए। दूसरा नॉन आयनिक होते हैं, चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर भी हम कह सकते हैं। तो जितना चार्ज ज्यादा आता जाता है उतनी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। चूंकि ये एक तो नॉन आयनिक है, दूसरा कोवेलेंट है, तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो स्लो होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आमतौर पे इसका 2 घंटे, 3 घंटे, 24 घंटे, 3 दिन, 5 दिन हमें वो रिएक्शन लगाने पड़ते हैं और कंटिन्यूसली उस रिएक्शन को चलाना पड़ता है, फिर जाके हमें प्रोडक्ट बनता है। जबकि जो बाकी इनऑर्गेनिक के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, आप जैसे देखें पानी है, उसमें कोई नमक वगैरह हाल लो, आप उसके अंदर थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट डालें, तो जैसे ही आप वो सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे एक ड्रॉप, वो ड्रॉप जहाँ जहाँ जाता जाएगा ना, वो फौरन वहाँ वो वाइट प्रेसिपिटेट सी बनना शुरू। वाइट प्रेसिपिटेट मीन फुटकियाँ सी जैसे लस्सी के अंदर होती हैं, वो बनना शुरू हो जाएंगी। तो इससे ये पता चलता है कि वो बड़ी स्पीडली रिएक्ट करते हैं, जबकि ये वाले जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्लो होता है। लास्ट वन प्रॉपर्टी या फीचर है वो है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व होने की सलाहियत, और इसमें एक टर्म हम बड़ी यूज करते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक किस बेस पे हम यूज करते हैं? एक पोलर कंपाउंड जो होते हैं या पोलर चीजें जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं और नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो इस बेस पे ये चूंकि नॉन पोलर होते हैं इनऑर्गेनिक की निस्बत, इनऑर्गेनिक जो है वो पोलर होते हैं, तो ये नॉन पोलर होने की वजह से, नॉन पोलर क्यों है यह बात हम बात कर चुके हैं, कार्बन बॉन्डिंग की वजह से या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। मसलन कौन से हैं ये जिनमें ये डिसॉल्व हो सकते हैं? ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एसीटोन वगैरह है, ठीक है। ये कुछ सॉल्वेंट हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व किया जा सकता है। इसकी आप एग्जांपल ये भी देखें कि अक्सर जो लोग ये ग्रीस वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, उनके हाथ गंदे हो जाते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उसको धोने के लिए वो क्या करते हैं, पहले उसको पेट्रोल से धोते हैं या मिट्टी के तेल से धोते हैं। वो जो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके हाथों पे लगे होते हैं वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद वो साबुन वगैरह से धो के इसको साफ कर लेते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।